हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। 1 साल की वैलिडिटी रहती है इस कोर्स की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ पोस्ट के लिए या फिर आरबीआई में या फिर किसी और बैंक में, तो वहाँ पर जो आपसे बेसिक बैंकिंग्स पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग से संबंधित, वो भी आपकी इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हमारे लिए जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहाँ पर उन एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ये बार बार पूछे जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी हो गया, ये सब कंसेप्ट भी इसमें कवर कराए गए हैं और इंश्योरेंस भी इसमें कवर है। तो ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं केवल एक ही कोर्स में। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उससे एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों ही कोर्सेज़ की इनकी वैलिडिटी 1 साल की है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ पर दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर आपका डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे हमेशा की तरह। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज़ काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट? काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं सिलगुड़ी, कोलकाता, श्रीनगर या फिर दुर्गापुर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच इंडियन एनवॉय इज नेम्ड द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इसराइल? इसराइल में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जितेंद्र पाल सिंह। भारत ने जितेंद्र पाल सिंह को नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया है इसराइल में। जितेंद्र पाल सिंह फिलहाल अफगानिस्तान में स्पेशल एनवॉय हैं भारत की ओर से। इससे पहले जो हमारे एनवॉय थे इसराइल में वो संजीव सिंगला थे और ये अब पेरिस में भारत के एम्बेसडर होंगे, फ्रांस पेरिस में। अच्छा, र्यूवेन अजर ये इजरायली डिप्लोमेट है जो इसराइल का एम्बेसडर हैं फिलहाल भारत में। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नम्रता एस कुमार, इन्हें लातविया में नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत का। देखिए, वैसे एम्बेसडर एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, पर जैसे कुछ मुख्य कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे एनवॉय होते हैं ये पूछ लेते हैं, या फिर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पूछ लेते हैं। Who has been appointed as the CEO designate of LTI Mindtree? LTI Mindtree ने अपने CEO डेजिग्नेट के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वेणुगोपाल लंबू। LTI Mindtree लिमिटेड जो कि इंडिया की 6th लार्जेस्ट IT फर्म है, इन्होंने फॉर्मर रैंडस्टेड डिजिटल चीफ एग्जीक्यूटिव वेणुगोपाल लंबू को CEO डेजिग्नेट नियुक्त किया है और इस पोजीशन पर ये देबाशीष चटर्जी को रिप्लेस करेंगे। इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए की गई है, यानी कि जनवरी 2030 तक इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी।
विच स्टेट एक्सेल्ड इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स विद द हाइएस्ट ओवरऑल इंडेक्स स्कोर ऑफ 67.8? किस राज्य ने 67.8 के उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। देखिए 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगरिया, इन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट लॉन्च की है। ये पहली बार लॉन्च की गई है रिपोर्ट, जिसका टाइटल है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। इस दौरान सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, और BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO है नीति आयोग के, ये भी मौजूद रहे। देखिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के चेयरमैन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, नीति आयोग के CEO हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कि ये तो आपको पता रहता है कि चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि वाइस चेयरमैन है या फिर CEO है। तो इसलिए इन चीज़ को ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को। अच्छा, ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 है, ये किस डेटा के बेसिस पर बनाया गया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के आधार पर। तो इसमें 18 मेजर स्टेट्स को 5 की सब इंडिसेस के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। अब ये जो 5 सब इंडिसाइसेस हैं क्या क्या हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। 67.8 के स्कोर के साथ उड़ीसा टॉप पर है फिजिकल हेल्थ, यानी कि किसकी जो फिजिकल कंडीशन है किस राज्य की वो बेहतर है। तो इन 18 मेजर स्टेट्स में उड़ीसा टॉप पर है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे नंबर पर गोवा आता है, झारखंड चौथे नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर गुजरात है, और ये पाँचों स्टेट्स अचीवर्स कैटेगरी में रखे गए हैं। फ्रंट रनर्स में देखें तो महाराष्ट्र यानी कि 6th पोजीशन पर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक। परफॉर्मर में आते हैं तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। एस्पिरेशनल में आते हैं केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। पंजाब को आप कह सकते हैं कि लास्ट रैंक है 18। तो अपना अपना राज्य आप देख सकते हैं। अगर मेजर स्टेट से आप आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को नीति आयोग के इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस कैटेगरी में रखा गया है, तो आप कह सकते हैं फ्रंट रनर्स में, और इसकी रैंक है 7। इसी तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, हरियाणा आप याद रखें जिस स्टेट से आते हैं, क्योंकि वहाँ के स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं। ये कंप्लीट चार्ट है। Which 2 Indian cities have been included in the global wetland city accreditation list? कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में और उदयपुर राजस्थान में। ये पहली 2 इंडियन सिटीज़ हैं जिन्हें ग्लोबल लिस्ट ऑफ एग्रीगेटेड वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन आप जानते हैं एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड्स और उनके रिसोर्सेस को वाइजली यूज़ करने से संबंधित है या फिर उनके कंजर्वेशन से संबंधित जो वेटलैंड्स होते हैं। अच्छा, ये जो एक्रेडिटेशन है ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया जाता है उन सिटीज़ को जहाँ पर नेचुरल लेक्स हैं या फिर नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं या फिर ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं, उनको अच्छे से रखा जा रहा है। मतलब उनकी जो वैल्यू है उसको मतलब समझे हैं राज्य, और उनकी सेफ्टी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो उन सिटीज़ में शामिल किया गया है इंदौर को और उदयपुर को। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन ऑफ द कन्वेंशन की। इन्होंने हाल ही में 31 नई सिटीज़ को ये दर्जा दिया है, उनमें से 2 भारत से भी हैं, और इस तरह की सिटीज़ की अब संख्या 74 हो चुकी है। वेटलैंड साइट्स तो अलग बात है, ठीक है, ये सिटीज़ की बात हो रही है। 6 इंटरनेशनल क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर सिटीज़ को इसमें ऐड किया जाता है, और जो ये ग्लोबल लिस्ट है 74 की, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ की सिटीज़ हैं? चाइना से 22, उसके बाद 9 है फ्रांस से। भारत से पहली बार 2 सिटीज़ शामिल हुई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे हम रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ईरान की सिटी है एक रामसर वहाँ पर, और 172 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। फिलहाल 85 वेटलैंड्स भारत में ऐसे हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत आते हैं। Which Indian institution has featured in the top 100 of the world university rankings by subject 2025 for कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर विज्ञान के लिए 2025 विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष 100 में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ISC बेंगलुरु।
तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 को जारी किया है, यानी कि इसमें रैंकिंग दी गई है सब्जेक्ट वाइज। कंप्यूटर साइंस में कौन अच्छा है, सोशल साइंस में कौन सा कॉलेज अच्छा है, इस तरह से। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये इकलौती ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 100 में अपनी जगह बना पाया है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में 53 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बनाई है। 2024 में 47 ने बनाई थी। हालांकि टॉप 100 में केवल IISc बेंगलुरु ही है 96th पोजीशन पर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इस कैटेगरी में टॉप पर है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आता है, फिर MIT आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें 300+ बैंड के तहत इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसने वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर लॉ एंड साइकोलॉजी इसमें अपनी जगह बनाई है। 11 सब्जेक्ट्स में रैंकिंग दी गई है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, लाइफ साइंसेज, मेडिकल एंड हेल्थ, फिजिकल साइंसेज, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेज। हु वॉन द 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल इन मलेशिया? मलेशिया में 9वां जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पी इनियान। तो ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियान भारत से, इन्होंने 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल जीता है मलेशिया में। और इन्हीं के कंपेट्रिएटर यानी कि इन्हीं के देश के VS राहुल 2nd पोजीशन पर रहे हैं, वहीं चाइना के बो ली ये 3rd पोजीशन पर रहे हैं। Who has been named the ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2024 by the ICC? भारत के किस क्रिकेटर को ICC द्वारा 2024 का ICC Men's T20 Cricketer of the Year नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अर्शदीप सिंह। इंडिया के लेफ्ट आर्म पेसर हैं अर्शदीप सिंह। इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2024 चुना गया है। 97 विकेट्स के साथ T20 में ये भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस T20 फॉर्मेट में, सबसे ज़्यादा विकेट हैं इनके। और अर्शदीप सिंह को ICC T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 में भी शामिल किया गया। इनके अतिरिक्त रोहित शर्मा है भारत से, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी हैं। रोहित शर्मा कैप्टन बनाए गए हैं T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 के। एक न्यूज़ और देख लेते हैं क्रिकेट संबंधित। नोमान अली ये फर्स्ट एवर, ये पहले पाकिस्तानी स्पिन बॉलर बने हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है टेस्ट क्रिकेट में। तो वेस्ट इंडीज़ के 3 बैटर्स को कंसेक्यूटिव बॉल्स में इन्होंने डिसमिस किया है। होम डिड मेडिसन कीज डिफीट इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल? ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में मेडिसन कीज ने किसे हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरीना सबलेंका। तो US टेनिस प्लेयर हैं मेडिसन कीज, इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और बहुत बड़ी प्लेयर हैं। बेलारूसियन चैंपियन अरीना सबलेंका, इनको हराया है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो ग्रैंड स्लैम टाइटल है ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें हराया है। तो 29 साल की जो मेडिसन है ये 4th ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी है। NICRIER report said India's digital economy will account for 13.42% of the national income by the end of 2024-25. How much is it now? ICRIER की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय का 13.42% होगी। अभी है कितनी है? अभी 11.74% है। तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगी अगर हम रेस्ट ऑफ इकोनॉमी की बात करें, उससे कंपेयर करें। और 2024-25 के अंत तक नेशनल इनकम का 13.42% शेयर भारत की डिजिटल इकोनॉमी का होगा। फिलहाल 2022-23 में ये 11.74% है। यही हमारा क्वेश्चन भी था। ऐसा एक रिपोर्ट ने कहा गया है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन द्वारा, जिन्होंने डेटा उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी के जरिए। तो डिजिटल इकोनॉमी है 2022-23 में ये 31.64 लाख करोड़ रुपीस के इक्विवेलेंट रही थी। और 2030 तक कहा गया इस रिपोर्ट में कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये 1/5 ऑफ ओवरऑल GDP बन जाएगी। व्हेन इज द इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 27। तो इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन उन सभी लोगों को स्मरण किया जाता है जो हॉलोकॉस्ट के विक्टिम बने। ठीक है, हॉलोकॉस्ट क्या था? बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो
जर्मनी था और उसके सहयोगियों ने जो ज्यूज़ होते थे, यूरोपियन ज्यूज़, तो इनको मार देते थे। ठीक है, मतलब उनका ये था कि इस पूरी बिरादरी को ख़त्म ही कर देना है जड़ से। और जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भेद के हिसाब से किसी व्यक्ति को मारते हैं, जैसे एक ग्रुप के हिसाब से, जाति के हिसाब से, उसको जेनोसाइड बोला जाता है। तो बहुत यातनाएं दी जाती थी, गैस चैम्बर में भेजा जाता था, गैस चैम्बर में दम घुट के मर जाते थे। या आप देख रहे हैं जो लाइन लगी हुई है, ये सब लाइन में लगे हैं क्योंकि गैस चैम्बर में इन्हें भेजा जा रहा है मरने के लिए। बच्चे भी हैं इसमें। ठीक है, तो 1933 से 1945 के बीच की ये बात है। और 27 जनवरी को ये डे क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन ऑस्टविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट किया गया था 1945 में, इसे छुड़ाया गया था कैंप को। ठीक है, पोलैंड में ये कैंप। एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि ये नाजी वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा जाता है, कहाँ पर है ये। थीम रहेगा इस साल का हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एम्पावरिंग वीमेन फॉर ए स्ट्रॉन्गर नेशन। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसका 2025 में थीम रहा है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा साल 2008 में शुरू किया गया था। विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ 60% स्टेक इन पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? किस कंपनी ने पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 60% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हम पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 60% हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे। ये जो पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी है, ये आईफोन्स की मैन्युफैक्चरर है भारत में, और आईफोन मैन्युफैक्चर किसी कंपनी का एक्विजिशन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले इन्होंने मार्च 2024 में विस्ट्रॉन का जो इंडिया ऑपरेशन है इसको भी एक्वायर किया था। जो पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया है लगभग 10% ऑफ टोटल आईफोन प्रोडक्शन जो भारत में होते हैं उनको करती है अपनी चेन्नई फैसिलिटी के जरिए। और अब केवल टाटा और फॉक्सकॉन ये दो मेजर प्लेयर हैं जो आईफोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु बेस्ड रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हमने मुंबई बेस्ड SIL फूड्स को एक्वायर किया है। द फिल्म अनुजा हैज़ रिसीव्ड अ नॉमिनेशन इन विच कैटेगरी एट द ऑस्कर्स 2025? फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में किस श्रेणी में नामांकन मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। तो अमेरिकन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है अनुजा, इसे नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। किस इवेंट के लिए? ऑस्कर्स 2025, जिसे हम ऑफिशियली कहेंगे 97th एकेडमी अवार्ड्स के लिए। ये एक शॉर्ट फिल्म है, इसको डायरेक्ट और लिखा है एडम जे ग्रेव्स ने। विच फर्म इज कोलैबोरेटिंग विद DPIIT टू फोस्टर स्टार्टअप्स ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? विनिर्माण उद्योग में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी DPIIT के साथ सहयोग कर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बानी ग्रुप। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने एक MOU साइन किया है बानी ग्रुप के साथ। ठीक है, किससे संबंधित है ये? स्टार्टअप से संबंधित है। इस स्टार्टअप स्पेशलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन है उनकी सहयोग करने के लिए। हाउ मैनी पीपल रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 7। तो पद्म अवार्ड ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हमारे देश के। 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। अलग अलग डिसिप्लिन्स में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। तो पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए, पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए। हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। तो 2025 के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म अवार्ड्स को फाइनल किया है। एक ड्यू कैसे, यानी कि 2 लोगों को एक अवार्ड मिलेगा। तो ये जो लिस्ट है इसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनमें से 23 महिलाएं हैं इन अवार्डीज़ में और 10 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी में आते हैं और 13 पोस्टुमस अवार्डीज यानी मरणोपरांत दिए गए हैं। साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड्स भी दिए हैं 49 लोगों को।
साथ ही गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए हैं 93 आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल को। अच्छा, जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें तो कवर नहीं हो पाएंगे ना, ये 19 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर भी डलवा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर पद्म विभूषण देख लेते हैं, क्योंकि कम है 7 है और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो धुवर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन से संबंधित हैं, तेलंगाना से, इन्हें दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेर पब्लिक अफेयर्स चंडीगढ़ से आते हैं ये। और कुमुदिनी रजनीकांत लाकी आर्ट गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट कर्नाटक, MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, केरल से आते हैं। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जापान से आते हैं। शारदा सिन्हा मरणोपरांत दिया गया है आर्ट्स से संबंधित हैं, बिहार से आती हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व? धौलपुर राजस्थान। विच स्टेट लॉन्च स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? मध्य प्रदेश। यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025। Which visa is a foreign worker visa in the United States that allows US employers to hire foreign workers in so-called specialty occupations? Answer is H-1B. India's gross FDI inflows reached $1 trillion since April 2000. The country witnessed 26% rise in FDI to $42.1 billion during the first half of the current fiscal year. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। हु एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? अराकू वैली नोन फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन इज इन विच स्टेट? Saudi Arab has signed which Oscar winning composer to rework its national anthem? China is in the works to construct the world's largest hydropower project on which river? Who is the chairman of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf अमेंडमेंट बिल? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।